हे गाइस, वेलकम बैक टू ह्यूमैनिटीज कॉर्नर। होप यू एंड ऑल आर डूइंग वेल। तो आज की लेक्चर के अंदर बच्चे हमारी क्लास 12 जो पॉलिटिकल साइंस है उसकी दोनों ही बुक्स के हम सारे कार्टून करने वाले हैं। ठीक है, कार्टून मैंने क्वेश्चंस के साथ डाले जिस तरीके से पेपर में आते हैं, राइट। तो 5 नंबर तो तुम्हारे यहाँ से आज शॉर्ट हो गए। ठीक है, बहुत कम टाइम में वीडियो बनाऊंगी, ज्यादा कुछ एक्स्ट्रा बताने वाली नहीं हूँ, जितना सिर्फ रिक्वायर्ड है उतना ही पढ़ाऊंगी। ठीक है, इसके अलावा मैराथॉन्स ऑलरेडी चैनल पे आ गई है, वो भी कम टाइम के अंदर मैंने 2.5 से 3 घंटे में पूरी पूरी बुक को निपटा दिया है। ठीक है, तो आप वो देख सकते हो। राइट, स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो हमारा कार्टून है, फर्स्ट जो हमारा चैप्टर है बच्चे, एंड ऑफ बायोपोलैरिटी, उससे तो कोई कार्टून है ही नहीं। ठीक है, ये है हमारा न्यू सेंटर्स ऑफ पावर से जो हमारा सेकंड चैप्टर है। ठीक है, इसमें पहला कार्टून ये है, ये जो बड़ी सी शिप दिखाई गई है ये टाइटैनिक से इसका कॉन्ट्रास्ट लिया गया है। राइट, तो देखते हैं क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं। पहले पूछेगा व्हाट डज द कार्टून रिप्रेजेंट, आपको बताना है कि क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये रिप्रेजेंट करता है कि जब 2003 के अंदर यूरोपियन यूनियन ने अपना कॉमन कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की कोशिश की थी। ठीक है, हमने ऑलरेडी पढ़ा है कि यूरोपियन यूनियन का खुद का फ्लैग है, कॉन्स्टिट्यूशन है और भी बहुत सारी चीजें उनकी कॉमन है, कॉमन करेंसी तक भी है। ठीक है, तो ऐसा इन्होंने ट्राई किया था कि एक कॉमन कॉन्स्टिट्यूशन भी बना लेते, लेकिन ये उसके अंदर फेल हो गए थे, इसीलिए टाइटैनिक को यहाँ पे दिखाया गया कि जो उन्होंने सोचा था, वो जो आइडिया था वो डूब गया। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन पूछा गया है कि जो 15 स्टार्स बने हुए हैं इधर, ये क्या डिपिक्ट करते हैं। तो 15 स्टार्स उस टाइम पे जो 15 कंट्रीज जिन्होंने मिलकर यूरोपियन यूनियन को एस्टैब्लिश किया था 1992 के अंदर, उसको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, राइट नाउ ऑलमोस्ट 28 के आसपास इसके कुछ मेंबर्स हैं। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन में यही पूछा गया है कि कार्टूनिस्ट ने शिप की इमेज को क्यों यूज किया, बिकॉज कहीं ना कहीं वो कॉन्ट्रास्ट दिखाना चाहता था, कंपेयर करके दिखाता है कि जिस तरीके से टाइटैनिक की शिप डूब गई थी उसी तरीके से इनका जो ये प्लान था ये फ्लॉप हो गया था। ठीक है, ओके, सेकंड कार्टून की तरफ चलते हैं। तो ये चाइना से रिलेटेड है। ठीक है, पहले के अंदर ये है कि ये एक छोटी सी बुक लेकर के बैठा हुआ है, दूसरे में कैपिटलिस्ट लिखा हुआ है। कैपिटलिस्ट से समझ रहा ना कि 1980s के बाद से चाइना ने काफी सारे रिफॉर्म्स किए थे, कैपिटलिज्म को अडॉप्ट किया था। ठीक है, उससे पहले सारा सब कुछ वहां पे स्टेट कंट्रोल्ड हुआ करता था। राइट, ओके, तो पहला क्वेश्चन है विच कंट्री डज द कार्टून रेफर टू। तो ऑब्वियसली चाइना से रेफर करता है। दूसरा है कि आपको बताने कि क्या दो चेंजेस आए थे। ठीक है, अब क्या चेंजेस आ गए थे, देन और नाउ में क्या डिफरेंस था। डिफरेंस ये था कि चाइना ने अब 1998 के अंदर अपनी इंडस्ट्रीज को प्राइवेटाइज कर दिया था, 1982 में एग्रीकल्चर सेक्टर को भी प्राइवेटाइज कर दिया था और सारे ट्रेड बैरियर्स को रिमूव करके स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बना लिए थे। यानी इससे पहले यहाँ पे जैसे हमने 1992 के अंदर लिबरलाइजेशन ग्लोबलाइजेशन को अडॉप्ट किया था ना, वैसा ही कुछ इन्होंने किया था कि इन्होंने अपने बॉर्डर्स ओपन कर दिए थे, यानी अब दूसरी देशों से लोग आकर के यहाँ पे पैसा इन्वेस्ट कर सकते थे। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन में पूछा गया है कि आपको दो आउटकम्स बताने हैं कि जब इन्होंने ये पॉलिसीज में चेंज किए, रिफॉर्म लाए, तो उससे क्या आउटकम हुए। सबसे पहला, इसकी जो इकोनॉमी थी वो काफी पेस के ऊपर ग्रो की है। ठीक है, इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर दोनों में ही काफी डेवलपमेंट इन्हें देखने को मिला है। साथ के साथ चाइना एज अ सुपर पावर हमें देखने को मिली है। ठीक है, तो इसी के बाद से ही मेजर जो डेवलपमेंट हुआ चाइना के अंदर वो देखने को मिला है। राइट, आप अगर ये आइडेंटिफाई कर लेते हो ना यार कि कार्टून कौन से चैप्टर से है ना, कौन से चैप्टर से है। राइट, जैसे हमने चाइना का माओ से आप इसको देख सकते थे। राइट, और ये जो फिगर है ये थोड़ी थोड़ी चाइनीज टाइप की है ना, तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपको क्या लिखना है। ठीक है, आपने मेक श्योर करना है कि जो भी पैसेज वाला क्वेश्चन आएगा और जो भी कार्टून वाला आएगा, राइट, स्किप नहीं करके आना, कुछ ना कुछ लिख के आना है। आपको जो समझ में आ रहा है उस चैप्टर से रिलेटेड, उस किसी और टॉपिक से, उसके आसपास मिलते जुलते टॉपिक से रिलेटेड भी जो आता है ना वो लिखाओ, आपको नंबर जरूर से मिलेंगे। ठीक है, ओके, आगे चलते हैं। एक और तीसरा कार्टून आता है इसी चैप्टर से। तो ये जो ड्रैगन है और ये जो ग्रेट वॉल ऑफ चाइना है। ठीक है, तो पहला यही पूछा गया है कि कौन सी कंट्री से रिलेटेड है, तो चाइना से रिलेटेड है। दूसरा है कि कौन से सिंबल्स को यहाँ पे यूज किया गया है, तो ग्रेट वॉल और ड्रैगन को। ठीक है, तीसरा पूछा गया है कि इस कार्टून का मैसेज क्या देना चाहता है। तो मैसेज देना चाहता है कि जो चाइनीज इकोनॉमी है वो बहुत रैपिड स्केल से ग्रो कर रही है एंड कहीं ना कहीं चाइना एक सुपर पावर इमर्ज हो रहा है। ठीक है, काफी बार पूछ लेते हैं जो छोटू सा इंसान खड़ा है ये कौन है, तो कहीं ना कहीं हम इसको इंडिया डिपिक्ट करते हैं। राइट, ओके, नेक्स्ट चलते हैं, ये भी उसी से ही है। ठीक है, ये एशियन को लेकर के लिखा हुआ है, ईस्ट एशियन नेशन। राइट, तो इस तरीके से आपने पहले कार्टून को सही से देख लो 10-15 सेकंड लगा के, फिर फिगर आउट कर लो कि किस बारे में हो सकता है। राइट, तो यहाँ पे पूछा गया है कि कार्टून किसको रिप्रेजेंट करता है, ये मनमोहन सिंह जी बनाए गए हैं, इंडिया की पॉलिसी टुवर्ड्स एशियन। ठीक है, अब लिखा गया है कि आपको पॉलिसी बतानी है जिसको डिपिक्ट करते हैं। तो हमारी एक लुक ईस्ट पॉलिसी हमने अडॉप्ट की थी 1991 के अंदर। ठीक है, इसमें बेसिकली यही था कि हम एशियन कंट्रीज के साथ कोलैबोरेट करके ट्रेड की टर्म्स पे, बाकी चीजों के ऊपर कहीं ना कहीं कुछ ट्रीटीज या पॉलिसीज साइन कर रहे थे। राइट, नेक्स्ट है यहाँ पे देखो, अभी ये कंपटीशन लिखा हुआ है। पूछा गया है कि कंपटीशन का क्या मतलब है। कंपटीशन यानी कि हमने पढ़ा है, जब हमने चैप्टर पढ़ा है तो पढ़ा है कि एशियन काफी रैपिड स्केल से ग्रो कर रहा है। ठीक है, उसकी जो कंट्रीज है उनकी इकोनॉमीज भले ही बहुत छोटी है साइज, लेकिन वो बहुत ही पैसिव स्केल के ऊपर ज्यादा डेवलपमेंट कर रहे हैं। साथ में मिलकर के उन्होंने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किए हुए हैं। राइट, तो ये कंपटीशन है अमंग डिफरेंट कंट्रीज जो एशियन के साथ अपने रिलेशनशिप्स को बिल्डअप करना चाहती हैं। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन है
लिखा गया है विल हैव टू गेट यूज टू इट। अब इसका क्या डिनोट करता है कि हमें भी हमारी एशियन, क्योंकि हमारे नेबरिंग नेशंस हैं, राइट, तो हमें भी उनके साथ कॉपरेट करके, उनके साथ एग्रीमेंट साइन करके काम करना होगा। तो इसीलिए लिखा गया है कि अब हमें इससे यूज टू हो जाना चाहिए। ओके, हो गया। वहां पे हमारा 4th चैप्टर के 4 कार्टून्स थे, 4 थे ना, 1 2 3 4, ठीक है, यही 4 थे मेन। अब नेक्स्ट चैप्टर की तरफ चलते हैं, तो जो हमारा कंटेम्प्रेरी साउथ एशिया वाला है, चैप्टर नंबर 3 है, उसमें से हम कार्टून लेते हैं। ओके, तो ये जो है, ये है जनरल परवेज मुशर्रफ, ठीक है, ये आई थिंक 1999 करगिल वॉर के बाद की बात है, ठीक है, जितना मेरे को ध्यान है। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि कार्टून क्या रिप्रेजेंट करता है। देखो, ये है प्रेसिडेंट, ठीक है, और ये जो आर्मी वाली ड्रेस जिन्होंने डाली हुई है, ये है जनरल, ठीक है। तो पाकिस्तान का आपने पढ़ा होगा, नहीं भी पढ़ा तो बता देती हूँ। पाकिस्तान में क्या होता है, इलेक्शंस होते हैं, इलेक्शन से प्राइम मिनिस्टर आता है, सॉरी ये प्रेसिडेंट नहीं है, प्रेसिडेंट ही है, हाँ, कुछ भी मान लो, प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर, वो डेमोक्रेटिकली इलेक्ट होकर के आते हैं। और दूसरा होता है जनरल, जनरल यानी आर्मी का जनरल, ठीक है। तो टाइम टू टाइम वहां पे कू होते रहे हैं, है ना, तो जो आर्मी होती है वो अपना कब्जा कर लेती है, पीएम को हटा देती है। अभी भी ऐसी कुछ कंडीशन चल रही है पाकिस्तान के अंदर, राइट, इलेक्शन हुए थे लेकिन उसके रिजल्ट भी नहीं आ पाए, तो जनरल का कंट्रोल वहां पे टाइम टू टाइम आता रहता है, ठीक है। तो ये जनरल परवेज मुशर्रफ है, ये 1999 के आसपास की बात है। वो सोचते हैं कि अगर मैं जनरल भी बन जाऊं और प्रेसिडेंट भी बन जाऊं तो मेरी पावर डबल हो जाएगी, राइट। तो इस तरीके से तो कार्टून रिप्रेजेंट करता है जो डुअल रोल पाकिस्तान रूलर परवेज मुशर्रफ ने जो उस टाइम पे प्ले किया था। इन्होंने खुद ही कोई प्रेसिडेंट अपॉइंट कर दिया था और जनरल तो ये थे ही, तो इन्होंने डायरेक्टली रूल किया था, ठीक है। अब ये इक्वेशन जो बनी हुई है, जैसे इसमें से ये माइनस कर दिया तो 0 होती है, ये क्या रिप्रेजेंट करती है, ये रिप्रेजेंट करती है डोमिनेंस ऑफ वन पर्सन मिलिटरली मोर रेदर देन ओनली प्रेसिडेंट की, बजाय प्रेसिडेंट रहने के उन्होंने डबल डबल पावर अपने पास ले लिया और फिर उन्होंने पूरी कंट्री को डोमिनेट किया है, ठीक है। नेक्स्ट है आई एम ऑलवेज गुड एट कैलकुलेशन, ये कहता है, ठीक है, आपने बताना है कि ये क्या रिप्रेजेंट करता है। तो जनरल मुशर्रफ है, वो कमांडो भी बनना चाहते हैं, कमांडो बन करके वो मिलिट्री को भी हैंडल करना चाहते हैं, साथ के साथ कंट्री के एडमिनिस्ट्रेशन यानी प्रेसिडेंट बन के कंट्री के पॉलिटिकल सिस्टम को भी डोमिनेट करना चाहते हैं, ठीक है। ओके, आगे चलते हैं। सिन्हाला वाला हमको दिया गया है, ठीक है, तो ये बहुत क्लियर कट हमको समझ में आ जाएगा, श्रीलंका वाली प्रॉब्लम, ठीक है। तो इसमें लिखा गया है कि कार्टून क्या रिप्रेजेंट करता है। तो जो श्रीलंका के अंदर जो कन्फ्लिक्ट था बिटवीन एलटीटीई और सिन्हाला, सिन्हाला कौन थे, वहां की जो नेटिव पॉपुलेशन थी, और एलटीटी थे तमिल्स और मुस्लिम्स, राइट। ओके, सेकंड क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन सा एनिमल किसको रिप्रेजेंट करता है। तो जो लॉयन है वो रिप्रेजेंट करता है सिन्हाला को, ठीक है, और जो टाइगर, एलटीटी की फुल फॉर्म ही है लिबरेशन टाइगर तमिल इलम, तो टाइगर किसको रिप्रेजेंट करता है, एलटीटीई को, ठीक है। अब पूछा गया है कि श्रीलंकन, ये जो बीच में लीडरशिप है, ये है श्रीलंका की गवर्नमेंट, इससे क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है इस कार्टून के अंदर, ठीक है। तो ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है तो कि किसी ना किसी तरीके से जो यहाँ की लीडरशिप है उसको दोनों को ही बैलेंस करना होगा, ठीक है, अदरवाइज कंट्री डिसइंटीग्रेट हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट, अब हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 4 यूएन वाला, उससे क्वेश्चन है, ठीक है। पहला क्वेश्चन है व्हाट डज द कार्टून रिप्रेजेंट। तो बेसिकली ये जो कार्टून अगर हम देखते हैं, ये है ये एक तरीके से कॉमन पीपल यहाँ पे बताया गया है, जो शील्ड लग रही है। तो ये जब इजराइल ने लेबनान पे ऊपर अटैक किया था उसकी इमेज है, उसका एक कार्टून है, ठीक है। तो हमसे पूछा गया है कार्टून क्या रिप्रेजेंट करता है। तो बेसिकली यूएन का रोल रिप्रेजेंट करता है जब इजराइल ने लेबनान के ऊपर अटैक कर दिया था, ठीक है। अब जो पर्सन इसके अंदर दिखाया गया है दैट इज यूएन सेक्रेटरी जनरल, ठीक है। अब मैसेज क्या कन्वे करता है, मैसेज ये है कि यूएन ने एक रेजोल्यूशन पास किया था, इजरायली आर्मी को ऑर्डर दिया था कि आप वहां से विड्रॉ हो जाइए और लेबनान को छोड़ दीजिए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो ये कहीं ना कहीं डिपेक्ट करता है कि यूएन एक बॉडी हमने जो बनाई थी वो प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पा रही है, बिकॉज इसके जो मेंबर स्टेट है वो इसकी बात को मानते ही नहीं है, ठीक है। उन्होंने ऑर्डर दिया कि अपनी आर्मी को हटाओ, लेकिन इजराइल ने अपनी आर्मी को नहीं हटाया, ठीक है। सिमिलर ही हमारा सेकंड है, सेकंड जो है ये डाफर के अंदर जो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस हो रही थी, बहुत ज्यादा जेनोसाइड आ गया था, लड़ाइयाँ हो गई थी, भुखमरी हो गई थी, ठीक है। तो यहाँ से हमें मैसेज कन्वे किया जाता है कि जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है वो बैठ के कमरों के अंदर डिबेट करती है कि ये करना चाहिए वो करना चाहिए, लेकिन एक्चुअली में उन्होंने कोई भी एड, कोई भी मदद वहां पे नहीं भेजी थी, ठीक है। तो क्या कार्टून रिप्रेजेंट करता है, ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस डाफर सुडान की, ठीक है। अब क्या क्राइसिस थी, स्टारवेशन और जेनोसाइड, वहां पे सिविल वॉर हो गया था, भुखमरी आ गई थी, लोग पॉवर्टी से जूझ रहे थे। एंड क्या मैसेज कन्वे करता है कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने डिबेट तो बहुत सारी की लेकिन कोई भी मदद नहीं भेजी, ठीक है। ओके, ये भी उसी चैप्टर से है। तो ये कार्टून क्या डिपेक्ट करता है, ये कार्टून डिपेक्ट करता है यूएसए की इन्फ्लुएंस यूएन के ऊपर, ठीक है। वो कहता है इफ द राइट वन डोंट गेट यू द लेफ्ट वन विल, ठीक है। मतलब अगर यूएसए प्यार से मनाने की बातचीत करता है, अगर वो नहीं मान पाता है तो वो वॉर के थ्रू अपने अंडर चीजों को ले आता है, ठीक है। अब ये क्या दिखाता है, कैसे यूएस की इन्फ्लुएंस बनी हुई है यूएन में, क्यों है यूएसए की इन्फ्लुएंस, इसलिए है क्योंकि यूएसए यूएन के अंदर सबसे ज्यादा पैसे कंट्रीब्यूट करता है, लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर है, तो ऑब्वियसली उसी की, जिसका पैसा उसी की बोलेगी, राइट। ओके, नेक्स्ट है
व्हाई दिस कार्टून इज नॉट रेलिवेंट टुडे, आज क्यों रेलिवेंट नहीं है अगर हम देखते हैं तो यूएसए अब सुपर पावर नहीं रही है, राइट। अब तो बहुत सारे ऐसे न्यू सेंटर्स इमर्ज होकर आ गए, इंडिया है, चाइना है, रशिया भी काफी मेजर लेवल के ऊपर compete कर रहा है, तो अब इसका कोई रेलेवेंस नहीं रहा है। तो अभी तक जो यूएसए ने अपनी इन्फ्लुएंस यूएन पे बना के रखी थी, अब तो यूएन ही रेलिवेंट नहीं रहा है, अभी तो बहुत सारी और अलग अलग बॉडीज आ गई है, तो यूएन ही रेलिवेंस नहीं रहा है सच कुछ, ठीक है। ओके, एनीवेज नेक्स्ट ये है हमारा सिक्योरिटी वाले चैप्टर से, ठीक है। सिक्योरिटी के अंदर ये एक पीजन बर्ड है तो क्वेश्चन पूछा गया है कि सोल्जर और पीजन क्या सिंबलाइज करते हैं। सोल्जर सिंबलाइज करता है, सॉरी, पीजन सिंबलाइज करती है पीस को, राइट। चिड़िया को पीस का सिंबल माना गया है और आर्मी पर्सनल इसको फ्लाई कर रहा है, यानी ये पीस कीपिंग मिशन है। कौन से? पीस कीपिंग मिशन। तो यूएन की अगर आप बात करते हो, राइट, तो यूएन के अंदर ही काफी सारी ऐसी बॉडीज है, तो एक पीस कीपिंग काउंसिल भी है वहां पे, ठीक है। तो उसी का ये कार्टून है। अब क्या मैसेज कन्वे करता है पीस कीपिंग मिशन, यानी यूएन के काफी सारे जो मेंबर्स है, जैसे यूएसए हो गया और सॉरी रशिया हो गया, ब्रिटेन हो गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जब भी कहीं पे भी क्राइसिस होती है तो यूएन की कोई खुद की आर्मी थोड़ी है, ये जो बाकी इसके मेंबर स्टेट्स है इन्हीं की आर्मी मिलकर के जाती है एज अ पीस कीपिंग फोर्सेस, ठीक है। अब एज पर दिस कार्टून क्या टास्क करना चाहता है सोल्जर, तो जो सोल्जर है वो यूएन पीस कीपिंग का एक सोल्जर है, जो भी ऑपरेशंस होते हैं पीस मेंटेन करने के लिए, अगर कहीं वॉर हो गया तो, या फिर कहीं पे कुछ भी क्राइसिस आ गए तो वहां पे ये लोग जा करके उसको रिजॉल्व कराने की कोशिश करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, ये भी उसी चैप्टर से हमारा। ओके, कार्टून में पूछा गया है कि क्या रिप्रेजेंट करता है, तो देखो कार्टून को पहले थोड़ा सा देखो, ये क्या लिखा हुआ है, नो वी कांट अफोर्ड इट, ओके। तो ये लिखा गया है कैन वी हैव फ्यू मिलियन डॉलर्स फॉर अ डिपार्टमेंट ऑफ पीस, ओके। तो ये दिखाता है यूएस का मैसिव एक्सपेंडिचर डिफेंस, ओके। यूएस के बारे में दिखा रहा है कि जो सारा पैसा है वो उसके यहाँ पे लग रहा है, देखो 80 बिलियन इन्होंने अफगान वॉर में लगा दिए, फिर इधर 40 बिलियन इधर लगा दिए, फिर 300 बिलियन इन्होंने इराक वॉर में लगा दिए, है ना। और जब पीस के लिए पैसे मांगे जाते हैं तो इनके पास कहते हैं कि नहीं, हमारे पास इतना पैसा नहीं है, राइट, हम इसको अफोर्ड नहीं कर सकते, लेकिन डिफेंस के ऊपर वो बहुत ज्यादा खर्चा कर रहे हैं। तो ये दिखाते हैं यूएस का जो मैसिव एक्सपेंडिचर है डिफेंस पे, और जब पीस रिलेटेड इश्यूज को लेकर के बात आती है तो उनके पास पैसों की कमी हो जाती है, ठीक है। सेकंड में पूछा गया है क्या ये डिफरेंट है बाकी कंट्रीज से, तो अगर हम देखें तो नहीं है, ठीक है। बाकी कंट्रीज भी कहीं ना कहीं डिफेंस के ऊपर ही ज्यादा खर्च कर रही होती है, राइट, ओके। अच्छा, फ्रॉम आर कंट्री, हमारी कंट्री से डिफरेंट है या नहीं, तो लिखा गया आर कंट्री स्पेंड्स अ लॉट ऑन पीसफुल इंडिटिएशंस, सब झूठ है ठीक है। तुम अपना ओपिनियन लिख सकते हो बट थोड़ा सा बैलेंस लिखना है, ये नहीं कि तुमने बुराइयां ही करती है, राइट। तो यहाँ पे तुमको अपना ओपिनियन देना है, तो वही है, आप जो भी लिख के आओगे उसके अकॉर्डिंग आपको मार्क्स मिल जाएंगे, ओके। नेक्स्ट है कि क्या मैसेज दिया जा रहा है, ये मैसेज दिया जा रहा है कि जो कंट्रीज है वो रेडी है मिलिट्री के ऊपर स्पेंड करने के लिए, कितना ही उनसे करवा लो, ठीक है। देखो ये खामखा का इराक वॉर क्या था, उसके अंदर उसने जाके इन्वेड तो किया था, लेकिन 300 बिलियन डॉलर उसके ऊपर खर्च करती है ना। ये किसी और काम में लगते तो डेवलपमेंट होती, राइट। तो ये मैसेज यही कन्वे करता है कि जो कंट्रीज हैं, जो सरकारें हैं, वो रेडी है मिलिट्री के ऊपर एक्सपेंडिचर करने के लिए, लेकिन पीसफुल इनिशिएशन पर खर्च करने के लिए इनके पास फूटी कौड़ी तक नहीं होती है, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट ये हमारा जो लास्ट चैप्टर, आई गेस नहीं लास्ट सेकंड है, एनवायरमेंट वाला जो चैप्टर है उससे लिया गया है, ठीक है। इसके अंदर पूछा गया है व्हाट डज द पिक्चर रिप्रेजेंट, ठीक है। तो ये जो ये उंगलियां हैं बच्चे, ये चिमनीज हैं, ठीक है, ये पोल्यूशन को डिपिक्ट करती है, तो इट रिप्रेजेंट्स इंडस्ट्रियल पोल्यूशन, ठीक है, और ग्लोबल वार्मिंग। अब पूछा गया है कि फिंगर्स क्या रिप्रेजेंट कर रही है, जो चिमनीज की तरह डिजाइन है और बीच में जो लाइटर है, तो लिखा गया है फिंगर्स जो है दे आर डिनोटिंग पोल्यूशन कमिंग आउट ऑफ चिमनीज फ्रॉम इंडस्ट्रीज, और लाइटर रिप्रेजेंट करता है बर्निंग एंड डिप्लीटिंग ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज को, ठीक है। मैसेज क्या देता है, मैसेज यही देता है कि कहीं ना कहीं ये अटेंशन लाना चाहता है बाकी जो भी पावर्स है वर्ल्ड के अंदर, कंट्रीज है, टुवर्ड्स इंडस्ट्रियल पोल्यूशन। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारी जो फ्लोरा फोन है, यानी जो एक्वेटिक लाइफ है, प्लांट लाइफ है, वो कंप्लीटली डिप्लीट हो जाएगी और हमारा इकोसिस्टम इम्बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। इसके आउटकम्स हमें अभी से देखने को मिल रहे हैं, राइट। आगे चलते हैं, ये भी उसी के ऊपर है, नहीं ये ग्लोबलाइजेशन वाले चैप्टर से आई गेस, हाउ न्यू कॉलोनिज्म वर्क्स, या फिर उसी से, आई डोंट नो, ओके। तो यहाँ पे लिखा गया है ये यूएस के आर्मी फोर्सेज है, नाउ दैट वी हैव डिस्ट्रॉयड योर कंट्री यू कैन पे अस टू रीबिल्ड इट, ओके। वो कहता है कि अब हमने तुम्हारी वॉर करके तुम्हारी कंट्री को डिस्ट्रॉय तो कर दिया, इतनी सारी डिस्ट्रक्शन कर दी, अब एक काम करो तुम हमको कुछ वो दो, हम तुमको रीबिल्ड कर सकते हैं, बदले में कुछ पैसा दो या कुछ दो। कहता है कि क्या फिर वो खुद ही कहते हैं कि वी एक्सेप्ट नेचुरल रिसोर्सेज, हम ऑयल को भी एज ए पेमेंट, ये गल्फ रीजन की बात हो रही है, खाड़ी रीजन की बात हो रही है, ठीक है। कार्टून क्या रिप्रेजेंट करता है, इट रिप्रेजेंट द मेथड अडॉप्टेड बाय इंडस्ट्रियलाइज कंट्री, ताकि वीकर जो, हाँ कॉलोनीज का भी आप एग्जाम्पल ले सकते हो, राइट, कि जब ब्रिटिशर्स वगैरह यहाँ से छोड़ करके गए तो पहले इतना सारा रिसोर्सेज हमारा डिप्लीट कर चुके थे, राइट। हमने तो नहीं ज्वाइन किया यूएसए और यूएसएसआर का, लेकिन जिन कंट्री ने यूएसए को और यूएसएसआर को ज्वाइन किया था तो वो क्या करते थे, उनके नेचुरल रिसोर्सेज को पुल करते थे, जहां से ऑयल था तो ऑयल ले लेते थे, बदले में क्या देते थे, उनको सिक्योरिटी दे देते थे और थोड़े बहुत मॉनेटरी बेनिफिट दे देते थे, लेकिन जो उनकी एक्चुअल वेल्थ थी उनको तो वो ले जाते थे ना। तो ये दिखाता है कि किस तरीके से इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज ने वीकर सेक्शन से उनकी
नेगोशिएशंस करके, एग्रीमेंट्स करके उनके रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट किया था। अब कौन सी कंट्रीज है, तो ये स्ट्रॉन्गर कंट्रीज यूएसए जैसी और वीकर नेशन इराक जैसे है। ओके, इराक अभी तो कोई वीकर नहीं रहा है, ठीक है, बट उस टाइम पे यूएसए की काफी इन्फ्लुएंस यहाँ पे रही थी और इन्होंने इराकी इन्वेशन भी कराया था, राइट। इसी पर्सपेक्टिव से कराया था कि वहां से ऑयल को एक्सप्लॉइट किया जा सके। एनीवेज, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं कि क्या मैसेज डिपिक्ट करते हैं। ये कहते हैं कि रिसोर्सेज जो है वही रियल वेल्थ है एक नेशन की, और नियो कॉलोनिज्म एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इनको एक्सट्रैक्ट करने में, ठीक है। ओके, एक ये और कार्टून है, आ सकता है, मतलब इसे आज सच आया नहीं है बट मैंने डाल दिया। ये है हमारा उसी चैप्टर थे एनवायरमेंट वाले से। एनवायरमेंट वाले में यही पूछा गया है कि क्या डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स थे रिच के और पुअर कंट्रीज के, ठीक है। अगर आपने चैप्टर पढ़ा है तो आप इजीली इसको आंसर कर सकते हो। ये है हमारी थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज, ठीक है, या साउथ, नॉर्थ वर्सेस साउथ वाला कॉन्सेप्ट था ना, नॉर्थ वर्सेस साउथ। तो जो नॉर्थ वाले लोग थे वो चाहते थे कि हम अभी इन्वायरमेंटल इश्यूज पे काम करें, राइट, हमें ग्लोबल वार्मिंग कम करने के लिए काम करना चाहिए, हमें पर्यावरण को बचाने के लिए काम करना चाहिए। लेकिन जो साउथ थी वो कहती थी कि हमने तो डेवलपमेंट की नहीं है ना, हमने डेवलपमेंट नहीं की, राइट, तो हमारे लिए वो नहीं होनी चाहिए, रिस्ट्रिक्शंस नहीं होनी चाहिए। इसके बाद काफी सारे प्रोटोकॉल्स हुए थे, क्योटो प्रोटोकॉल हुआ था, ठीक है, मॉनेट्रल प्रोटोकॉल हुआ था, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो कहीं ना कहीं ये चाहते थे कि अब हमने डेवलपमेंट कर ली, इनके डिफरेंट गोल्स थे और इनके डिफरेंट गोल्स थे। साउथ वालों के गोल थे कि अभी उनको डेवलपमेंट की जानी चाहिए, उनको छूट देनी चाहिए, एंड नॉर्थ वालों को उनकी हेल्प करनी चाहिए, उनको थोड़े कम दामों के ऊपर टेक्नोलॉजीज देनी चाहिए, वो सारे प्रोसेस देने चाहिए ताकि वो भी डेवलप कर सके। और नॉर्थ वालों का कंसर्न कंप्लीटली डिफरेंट था, वो चाहते थे कि अब हमें इन्वायरमेंटल पोल्यूशन को, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन को बचाना चाहिए, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे बुक 1 के कार्टून खत्म हो जाते हैं। एक बार फटाफट से दोबारा से रिवाइज करा लेती हूँ। मेक श्योर करना, बस आइडेंटिफाई कर लेना किसका है। टाइटैनिक शिप वाला ईयू वाला है, ठीक है। क्या क्या था, इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की कोशिश की थी लेकिन ये फेल हो गई, ठीक है। ओके, दूसरा ये है चाइना का। चाइना ने 1980s के अंदर काफी सारे रिफॉर्म्स किए थे, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स किए थे, इन्वेस्टमेंट आई थी, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनाए थे, जिससे वहां पे मैसिव स्केल के ऊपर डेवलपमेंट हुई थी, ठीक है। तो इसीलिए खुश दिखाई दे रहा है नाव के अंदर। ओके, ये जो ड्रैगन है और ये जो ग्रेट वॉल ऑफ चाइना है, ये चाइना को डिपिक्ट करता है और दिखा रहा है किस तरीके से ये डेवलपमेंट करते चले जा रहा है। ये है ईस्ट एशिया नेशंस के साथ, ठीक है, हमारा जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हुए थे और जो हमारी पॉलिसी है इनके साथ कॉपरेट करके ट्रेड करने की। ओके, ये है जनरल परवेज मुशर्रफ। जनरल परवेज मुशर्रफ यहाँ पे कैलकुलेशन कर रहे हैं कि अगर मैं जनरल भी बन जाता हूं और मैं प्रेसिडेंट भी बन जाता हूं तो मेरे पास डबल डबल पावर आ जाएंगी, ठीक है। ये है जो हमारा टाइगर है, दैट इज LTTE, टी से टाइगर, टी से इसका नाम था, और जो हमारा लॉयन है दैट इज सिन्हाला, और बीच में हमारी श्रीलंकन गवर्नमेंट है जो इन दोनों को बैलेंस करने की कोशिश कर रही है, लेकिन ये फेल हो जाती है और 2010 तक यहाँ पे सिविल वॉर चलता है और अभी तो श्रीलंका की कंडीशन बहुत खराब हो गई है। ओके, ये यूएन वाला है, ये कहीं ना कहीं ये वाला भी और ये वाला भी यूएन के कैरेक्टर के ऊपर क्वेश्चन करता है कि सिर्फ वहां पे डिबेट्स हो सकते हैं, लेकिन जब एक्चुअली में हेल्प देने की बात आती है तो यूएन उतनी सक्सेसफुल नहीं है, उतनी रेलेवेंट नहीं है, ठीक है। ये हमारी यूएसए की इन्फ्लुएंस दिखाता है किसके ऊपर, यूएन के ऊपर। और क्यों है इतनी इन्फ्लुएंस, बिकॉज यूएसए सबसे ज्यादा पैसा कंट्रीब्यूट करता है इसके फंड्स के अंदर, ठीक है। अब ये जो पीजन है ये पीस को डिपेक्ट करती है, और ये जो सोल्जर है ये हमारे पीस कीपिंग फोर्सेस हैं या कमीशंस के लोग हैं जो डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे जाकर के एड प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। इसके बाद ये यूएसए या बाकी कंट्रीज को दिखाती है जहाँ जो मिलिट्री के ऊपर तो भर भर के पैसा खर्च कर देते हैं, लेकिन पीस मिशंस के ऊपर उनके पास खर्च करने के लिए कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। ये जो उंगलियां हैं ये चिमनीज को डिपिक्ट करती हैं, और ये जो लाइटर है ये ग्लोबल वार्मिंग वगैरह को डिपिक्ट करता है। तो ये कॉमेंट कर रहा है कि अगर इसी तरीके से हम बिना प्रिकॉशंस के अगर हम इसी तरीके से इन्वायरमेंट को पल्यूट करते रहेंगे तो हमारा इकोसिस्टम इम्बैलेंस हो जाएगा। नियो कॉलोनिज्म पे कनेक्ट करता है कि जो इंडस्ट्रियलाइज कंट्री है, यूएसए जैसी कंट्रीज हैं, वो छोटी कंट्रीज को ब्लैकमेल करके उनके रिसोर्सेज को पुल करती है। तो ये है नियो कॉलोनिज्म, ठीक है, एक तरीके का कॉलोनिज्म ही हो गया, दोबारा से अपनी कॉलोनी की तरह यूज कर रहे हैं, ठीक है। ये है नॉर्थ वर्सेस साउथ। नॉर्थ का कंसर्न था कि अब हमें एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करना चाहिए, वहीं साउथ वाले तो कह रहे थे भैया हमने डेवलपमेंट ही नहीं किया, हम प्रोटेक्ट क्या करेंगे, राइट, पहले हमें डेवलपमेंट तो करने दो। ओके, अब आते हैं बुक 2 के कार्टून क्वेश्चंस की तरफ, ठीक है। तो पहला जो है ये हमारे पहले चैप्टर्स है, दैट इज चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग, ठीक है। ये हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, ये है हमारे प्रिंसली स्टेट्स। तो पूछा गया है लीडर कौन है, तो लीडर है सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। अब हमसे पूछा गया है कि कैसा रिलेशनशिप है बिटवीन द पीपल एंड द रूलर। ये जो नीचे है ना, अगर आप अपनी बुक में देखोगे तो बहुत क्लियरली दिखेगा, ये कॉमन पीपल है, ठीक है, और ये राजा इसके ऊपर बैठा हुआ है। तो दिखाता है कि किस तरीके से प्रिंसली स्टेट के जो रूलर्स थे वो लोगों को, अपनी जनता को ऑप्रेस करते थे और एक्सप्लॉइट करते थे, ठीक है। थर्ड में पूछा गया है इन योर ओपिनियन हाउ सक्सेसफुल वाज द अप्रोच जो
अडॉप्ट की हमने, जो हमारी 3 अप्रोचेस थी, राइट? कल मैंने मैराथन के अंदर पूरा पढ़ाया, नहीं देखा है तो जाके देख लो, तुम्हारा सारा टॉपिक कवर हो जाएगा, ठीक है? तो थ्रू डिप्लोमेसी सरदार वल्लभ भाई पटेल सक्सेसफुल रहे 565 के 565 प्रिंसली स्टेट्स को इंडियन यूनियन में मर्ज करवाने में, ठीक है? सेकंड अगर हम देखते हैं तो ये है पंडित नेहरू, और ये जो आ रहे हैं देखो, ये जैसे क्या लिखा हुआ है मेरे को भी समझ में नहीं आ रहा है, ये डिफरेंट डिफरेंट स्टेट मूवमेंट जो चली थी ना, कि उनके नाम लिखे हुए हैं, आप एक बार बुक में देख लेना, ब्लर हो रहा है मेरी स्क्रीन पे बिल्कुल, ठीक है? तो यहाँ पे पूछा गया है कि आपने पर्सन को आइडेंटिफाई करना है जो बीच में बैठा हुआ है। सो दिस इज आवर फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू, और इनके सामने चैलेंज क्या था? स्टेट फॉर्मेशन का ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज एंड रिलीजन, ठीक है? कार्टून क्या रेफर करता है? कार्टून रेफर करता है कि जो प्रॉब्लम थी, जो लोगों के यहाँ आसपास प्रोटेस्ट हो रहे थे, वो चाहते थे कि स्टेट्स को रीऑर्गेनाइज किया जाए लिंग्विस्टिक के बेसिस पे, लेकिन हमारे जो लीडर्स थे वो फियर करते थे, उन्हें डर था कि कहीं कंट्री दोबारा से डिसइंटीग्रेट ना हो जाए, ठीक है? अब पूछा गया है कि इंडिया ने कैसे इन सब चीजों को अवॉइड किया, तो इंडिया ने 1953 के अंदर एक स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन को अपॉइंट किया, जिसने सक्सेसफुली स्टेट की बाउंड्रीज को लैंग्वेज के बेसिस के ऊपर ड्रॉ किया, और जो हमारा डर था वो भी गलत साबित हुआ। हम आज तक डेमोक्रेसी के साथ फुल्ली इंटीग्रेटेड स्टेट की तरह फंक्शन कर रहे हैं, ठीक है? हो गया। सेकंड जो है, सेकंड वाला भी पंडित नेहरू के टाइम का ही है, ठीक है? तो ये जो टग ऑफ वॉर के अंदर ये जो खींच रहा है, दिस इज अपोजिशन, ठीक है? तो पूछा गया है कि कार्टून क्या रिप्रेजेंट करता है? कार्टून रिप्रेजेंट करता है कि डोमिनेंस कांग्रेस की, हमने पढ़ा था ना कि पहले 3 इलेक्शंस के अंदर इन्हीं की डोमिनेंस बनी हुई थी, तो उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है? एंड ऑपोजिशन पार्टी ट्राई करती है कि वो इसको हटा सके, इसकी डोमिनेंस को हटा करके अपनी सरकारें बना सके। टग ऑफ वॉर का मतलब क्या है? टग ऑफ वॉर का मतलब है कि किस तरीके से, जो टग ऑफ वॉर से मतलब ये थोड़ी एक्चुअली में वो उनको खींच रहे थे, राइट? सो बेसिकली वो उनको क्रिटिसाइज कर रहे थे, उनकी वीकनेस को मेंशन कर रहे थे। इसी तरीके से करती है ना अपोजिशन, जब भी उनकी रैलीज होती है, कोई भी वो होता है, इवेंट होता है, तो इसी तरीके से अपने विचार प्रस्तुत करके वो अपनी रूलिंग पार्टी या अपनी अपोजिट पार्टी को क्रिटिसाइज करती है और अपनी अच्छाइयां बताती है, ठीक है? कौन ब्रांच ऑफ ट्री के ऊपर कौन बैठा गया है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू और उनके कलीग्स बैठे हुए हैं, ठीक है? ये आई थिंक सेकंड चैप्टर से है, ठीक है? जो हमारा है, कौन सा है सेकंड चैप्टर? एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस। हाँ, अब ये जो है ये थर्ड चैप्टर से है ना? थर्ड चैप्टर से है, प्लान्ड इकोनॉमी से, ठीक है? पहले देखो, जो कार्टून आते हैं ना, जितना मैंने पूरा एनालाइज किया है, वो फर्स्ट बुक से ही आता है, और अगर सेकंड से आने होंगे तो सिर्फ फर्स्ट और सेकंड चैप्टर से, एक ये इंपॉर्टेंट है उसके लिए, एक ये वाला इंपॉर्टेंट है, ठीक है? तो इसमें पूछा गया कि कार्टून क्या मैसेज देता है, तो कार्टून कन्वे करता है कि ये पंडित नेहरू है, ठीक है? एंड वो प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर को मेंटेन करने की कोशिश कर रहा है। देखो ये लिखा हुआ है पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, तो जल्दबाजी मत करना, यही देखना कि पहले पिक्चर को एनालाइज करना, तुमको समझ में आ जाएगा इजीली, ठीक है? इतना कुछ हार्ड नहीं आता है, राइट? और वीडियो देख लोगे तो तुम्हारा सारा काम हो ही जाएगा। अब पूछा गया है कि आपने पर्सन बताना है जो बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है, दैट इज पंडित नेहरू। थर्ड में पूछा गया है कि किस तरीके से उन्होंने दोनों सेक्टर्स को मैनेज किया, तो हमने क्या किया? हमने एक मिक्स्ड मॉडल अडॉप्ट किया, ठीक है? जिसके अंदर प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर दोनों ही थे, एंड उस तरीके से हमने एक ना तो हमने सोशलिज्म को अडॉप्ट किया, ना हमने कैपिटलिज्म को, हमने एक मिक्स्ड मॉडल बनाया, जो चीजें हमें फायदे में लगी उस तरीके से हमने ली, और इस तरीके से हमने बैलेंस बना करके रखा, ठीक है? ये भी अगेन प्लानिंग से ये लिखा हुआ है, प्लान थर्ड। तो हु इज एड्रेसिंग द पीपल? पंडित नेहरू एड्रेस कर रहे हैं लोगों को, ठीक है? प्लान थर्ड है या प्लान सेकंड, आई गेस। ओके, वो क्या सिंबलाइज कर रहे हैं? पीपल क्या सिंबलाइज कर रहे हैं? द पीपल सिटिंग ऑन द कार्टून हमें दिख रहे हैं, बेचारे भूखे हैं, अंडर नरिश्ड हैं, ठीक है? थोड़े गरीब से भी दिख रहे हैं, तो पीपल सिटिंग ऑन द कार्टून सिंबलाइज करते हैं कि वो स्टारवेशन और पॉवर्टी को, ठीक है? ओके, ऑन विच प्लान? तो प्लान थर्ड, यहीं से आपका आंसर बन जाएगा, राइट? आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। तो ये है इंदिरा गांधी जी, ठीक है? ये है कांग्रेस, राइट? और ये है वीवी गिरी, ठीक है? तो ये कौन सा चैप्टर का है? ये चैप्टर नंबर 5th का है, 1969 की बात है, ठीक है? तो ये कौन सा कार्टून डिपिक्ट करता है? प्रेसिडेंशियल इलेक्शन को डिपिक्ट करता है जो 1969 में हुए थे। क्या हुआ था? इंदिरा गांधी ने वीवी गिरी को खड़ा कर दिया था अपनी तरफ से, और जो कांग्रेस थी, कांग्रेस का ऑफिशियल कैंडिडेट था एन संजीवा रेड्डी, वीवी गिरी की जीत हो जाती है और कांग्रेस के ऑफिशियल मेंबर हार जाते हैं। इसके बाद से ही कांग्रेस स्प्लिट हो जाती है, कांग्रेस आर बन जाती है इंदिरा गांधी की, और कांग्रेस ओ बन जाती है हमारी जो पुरानी थी, ठीक है? तो आइडेंटिफाई कौन लेडी है? ये इंदिरा गांधी है, ठीक है? आइडेंटिफाई द पर्सन वियरिंग गार्लैंड इन विनिंग पोजीशन, किसने माला पहनी हुई है? वीवी गिरी ने। और लाइंग ऑन द ग्राउंड कौन है? एन संजीवा रेड्डी, जो कि ऑफिशियल मेंबर थे क्योंकि वो हार गए थे, ठीक है? आगे चलते हैं। ये देखो, ये डायलॉग से समझ जाना, सेव डेमोक्रेसी, ये किसने दिया था? ये दिया था सेव डेमोक्रेसी 1977 के बाद, जब एक बन गई थी जनता पार्टी थी और एक दूसरी वो जगजीवन राम की थी ना, डेमोक्रेसी करके उनकी कुछ पार्टी थी, ठीक है? तो ये कौन सा स्लोगन कैंपेन में यूज कर रही है? सेव डेमोक्रेसी का आंसर हो गया हमारा यहीं से। दूसरा है कि कौन पर्सन है जिसने ये होल्ड किया हुआ है? दैट इज जयप्रकाश नारायण, ठीक है? और अगेंस्ट विच प्रैक्टिस जयप्रकाश नारायण एजिटेटेड? पहले उन्होंने बिहार वाला जो प्रोटेस्ट था ना उसमें पार्टिसिपेट किया था, राइट?
तो इन्होंने वायलेंस के अगेंस्ट, करप्शन के अगेंस्ट, लॉलेसनेस के अगेंस्ट, इसके अलावा इंदिरा गांधी का रेजिग्नेशन इन्होंने मांगा था कि किस तरीके से, और फिर इमरजेंसी में जो भी सारी चीजें हुई थी, आप वो सारे पॉइंटर्स इसके अंदर लिख सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ है पॉलिटिकल क्राइसिस। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले। व्हेन डिड द कार्टून अपीयर इन द न्यूज़पेपर? ये कार्टून आया था इमरजेंसी के डिक्लेरेशन से थोड़े दिन पहले, थोड़े टाइम पहले। आपने बताना है कि इंदिरा गांधी ये कुर्सी पे बैठी हुई है, इनके पीछे कौन है? तो इनके पीछे हैं उस टाइम के प्रेसिडेंट कांग्रेस के DK बरुआ जी। ठीक है, हमने आइडेंटिफाई करना है कि ये कौन सी पॉलिटिकल क्राइसिस थी। तो ये 1977 की क्राइसिस थी। ठीक है, जब मेड द पार्टी सिस्टम इन इंडिया लुक लाइक टू पार्टी सिस्टम, कांग्रेस एंड नॉन कांग्रेस। तो फिर ये तो इमरजेंसी से पहले हुआ, तो 1977 कैसे हुआ? इमरजेंसी तो 1975 में लगी थी। विद सच मैसिव सपोर्ट यू शुडंट थिंक ऑफ स्टेपिंग डाउन। ओके, कंडीशनल स्टे ऑर्डर। मेरे को एक सेकेंड दो। मैं एक बार चेक करके ना कमेंट में पिन करूंगी, ठीक है, कि ये इमरजेंसी के पहले का है या इमरजेंसी के बाद का है, ये मेरे को देखना पड़ेगा। ठीक है, बट एनीवेज पॉलिटिकल क्राइसिस में हम यही लिख सकते हैं कि ये तो चलता ही आ रहा था ना, 1967 से चलता आ रहा था, 1989 तक ये सारी चीजें चलती रही कि एक तरफ कांग्रेस होती थी और दूसरी तरफ सारी नॉन कांग्रेस पार्टीज होती थी। ठीक है, जनता पार्टी लिखा हुआ है ना, तो ये आफ्टर इमरजेंसी है भाई, आफ्टर इमरजेंसी है, बिफोर इमरजेंसी नहीं है। ठीक है, आफ्टर द इमरजेंसी ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी, जब 1977 में इमरजेंसी को हटाया गया, सब लीडर्स को निकाल दिया गया, दोबारा से इलेक्शंस हुए, राइट। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि दो पार्टी का सिस्टम बन गया था, एक तरफ कांग्रेस थी और एक तरफ नॉन कांग्रेस सारी पार्टीज ने मिलकर जनता पार्टी बना ली थी। ठीक है, ओके, आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट है ये हमारा जो लास्ट चैप्टर है ना, रीसेंट डेवलपमेंट वाला, उनसे व्हाट इज मेंट बाय कीप राइट नो लेफ्ट टर्न। यहाँ पे लिखा होगा कहीं पे ऊपर नीचे, ये देखो, ये लिखा हुआ कीप राइट नो लेफ्ट टर्न। ठीक है, और यहाँ पे बहुत सारी पार्टीज है, नाम देखो, BKS है, SSP है, BKD है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये यूनाइटेड फ्रंट की जो सरकार आई थी ना, 1991 में आई थी आई गेस, या 1990 में आई थी, ऐसा कुछ आई थी। ठीक है, 1989 में तो आया था हमारा नेशनल फ्रंट, और 19 इसके बाद आया था जस्ट बाद। ठीक है, तो ये यूनाइटेड फ्रंट की जो पार्टी आई थी, तो उन्होंने जो सरकार बनाई थी वो नॉन कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी पे बनाई थी, और ये चाहते थे कि सारा मतलब राइटिस्ट इनकी अप्रोच थी एक तरीके से, राइट। ओके, इस पिक्चर के अंदर हमसे पूछा गया LD की फुल फॉर्म क्या है? LD इज फॉर लोकदल, BKS बिहार क्रांति सभा, SSP संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी, और BKD भारतीय क्रांति दल। ठीक है, आई डोंट थिंक इनसे ऐसा कुछ क्वेश्चन आता है, बताया मैंने आपको, फर्स्ट बुक बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका अच्छे से कर लेना। ठीक है, और इस बुक के इनिशियल चैप्टर्स एक बार अच्छे से 2 बार देख लेना एटलीस्ट वीडियो को, तुमको याद हो जाएगा। ठीक है, अब पूछा गया व्हाट इज हंग असेंबली। तो हंग असेंबली बेसिकली डोमिनेटेड बाय कोलिएशन गवर्नमेंट, जहां पे कोई भी सिंगल पार्टी को मेजोरिटी नहीं मिलती है। ठीक है, आगे चलते हैं, आई थिंक ये लास्ट है ना, हाँ। ओके, तो यहाँ पे लिखा गया है, ये थी 1989 की, जब नेशनल फ्रंट की सरकार आई थी, तो इसमें भी एक कोलिएशन गवर्नमेंट आई थी। ठीक है, 1989 में आई थिंक 179 ही सीट्स मिली थी कांग्रेस को, तो कांग्रेस इस बार अपोजिशन में बैठी थी, और अब यहाँ पे हमें नेशनल फ्रंट की सरकार देखने को मिली थी। ठीक है, तो हमसे पूछा गया है कि किसने बनाई थी? VP सिंह ने बनाई थी, ये है VP सिंह जी। ठीक है, वट वाई वॉज द गवर्नमेंट फॉर्म्ड बाय हिम कॉल्ड पपेट गवर्नमेंट। इनकी गवर्नमेंट को पपेट गवर्नमेंट क्यों कहा जाता था? दे सेड दे विल सपोर्ट द गवर्नमेंट फ्रॉम आउटसाइड। ओके, तो यहाँ पे लिखा गया है उस टाइम पे नेशनल फ्रंट की जो गवर्नमेंट आई थी उसको क्लियर मेजोरिटी नहीं मिली थी, बहुत सारी पार्टीज ने मिलकर बनाई थी। ठीक है, इसको BJP और कम्युनिस्ट पार्टी ने सपोर्ट किया था। तो जो गवर्नमेंट थी VP सिंह की, वो लीडर्स जो थे BJP, अब ऑब्वियसली कोलिएशन की सरकार है तो सबको एक साथ मान करके चलनी पड़ेगी, ऐसे तेरी मेरी तो नहीं चलेगी, सिर्फ VP सिंह की चलेगी। तो वहां पे BJP का भी उतना ही रोल था, और इसके अलावा जो कम्युनिस्ट पार्टी थी वो भी अपनी चला रही थी। ठीक है, तो हमें बताना है कि ये जो 2 ऊपर पपेटर्स दिए हुए हैं वो कौन है? वो है ज्योति बासु है कम्युनिस्ट पार्टी के, एंड LK अडवाणी है BJP के। ठीक है, तो इनको पपेट गवर्नमेंट बोला गया था। यहाँ पे हमारा खत्म होता है। फटाफट से मैं सेकंड बुक को और रिवाइज करा देती हूँ। सेकंड बुक का पहला ये प्रिंसली स्टेट है, ये सरदार वल्लभ भाई पटेल है, तो ये सक्सेसफुल रहे थे इनको फुल्ली इंटीग्रेट कराने में, और प्रिंसली स्टेट्स अपने लोगों के साथ एक्सप्लॉइट करती थी और उनको अप्रेस करती थी, इसलिए कॉमन पीपल के ऊपर बैठा हुआ है। ठीक है, ओके, ये हमारे पंडित नेहरू जी हैं। ये स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन वाली जो प्रॉब्लम थी उसको दिखाया गया, और कैसे हमने रिजॉल्व किया, हमने एक कमीशन बना दी प्रॉपरली जिसने बाउंड्रीज को बनाया। ठीक है, उसके बाद टग ऑफ वॉर के अंदर ये क्या है? ये अपोजिशन पार्टीज और ऊपर बैठे हुए नेहरू जी है। ठीक है, ये कांग्रेस डोमिनेंस को दिखाती है इनिशियल ईयर्स के अंदर। ओके, ये प्लानिंग का मॉडल है कि पंडित नेहरू जो है उनके पास 2 ऑप्शन थे, ठीक है, सोशलिज्म या कम्युनिज्म को अडॉप्ट करने का। तो हमने क्या किया? हमने एक मिक्स्ड मॉडल अपनाया जिसमें हमने प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर दोनों को ही इंपॉर्टेंस दी। ठीक है, ओके, ये है थर्ड प्लान, नाम से समझ में आ गया। यहाँ पे लोग थोड़े से अंडर नरिश्ड हैं, तो ये डिपिक्ट करते हैं स्टार्वेशन को और हंगर को।
पॉवर्टी को, ठीक है। ये है इंदिरा गांधी जी, ये है हमारे वीवी गिरी जी जो जीत गए थे 1969 के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में, और जो गिर गए वो है एन संजीवा रेड्डी जो कि हार गए थे, ठीक है। ये सेव डेमोक्रेसी वाला जेपी नारायण लेके बैठे थे 1977 के अंदर, जब इन्होंने प्रोटेस्ट किया था इमरजेंसी के बाद, तो सारी पार्टीज ने मिलकर एक ही सरकार पार्टी बना ली थी, जनता गवर्नमेंट, ठीक है। तो अब क्या हो गया था, अच्छा वो नेक्स्ट क्वेश्चन में, सॉरी। तो इन्होंने किसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट किया था, इन्होंने वायलेंस के अगेंस्ट, करप्शन के अगेंस्ट, जो इलीगली या इनवैलिड तरीके से इंदिरा गांधी इलेक्ट हो गया आई थी उसके अगेंस्ट, सबके अगेंस्ट इन्होंने प्रोटेस्ट किए थे, ठीक है। अब ये जो कार्टून है ये पॉलिटिकल क्राइसिस, ये 1977 की पॉलिटिकल क्राइसिस को बताता है, आफ्टर इमरजेंसी जब हटाई गई। तो ये इंदिरा गांधी जी है, ये इनके कांग्रेस के प्रेसिडेंट है, ठीक है। दो हमें गुट बनते हुए दिख गए थे, एक था कांग्रेस और एक बाकी सारी नॉन कांग्रेस पार्टी जिसको जनता पार्टी बोला जाता है, ठीक है। ये हमारी जब यूनाइटेड फ्रंट की सरकार आई थी तो उस टाइम पे इन्होंने राइटिस्ट अप्रोच को अपनाया था, ठीक है। नॉन कम्युनिस्ट इनकी मेन आइडियोलॉजी थी, और कौन कौन सी पार्टीज है फुल फॉर्म याद कर लेना, ठीक है। और ऐसा क्यों होता है जब किसी भी सिंगल पार्टी को मेजॉरिटी नहीं मिलती है, ठीक है। ये हैं हमारे वीपी सिंह जी जिनकी 1989 के अंदर नेशनल फ्रंट की जो सरकार आई थी, और ऊपर हमारे हैं लाल आडवाणी जी, के एल अडवाणी जी बीजेपी से, और ज्योति बसु कम्युनिस्ट पार्टी से, जो पपेटर्स का काम कर रही है, इनको पपेट गवर्नमेंट कहा गया था, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा वीडियो खत्म होता है। आई होप आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। पीडीएफ की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप वहां से उसको इजीली एक्सेस कर सकते हो। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, सी यू इन नेक्स्ट, बाय बाय।